हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 के लिए यूट्यूब पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी, एनसीईआरटी सीरीज़। उसमें हमने 2 चैप्टर देख लिए हैं। जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको पता होगा कि एक सेल वाला चैप्टर और एक हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वो देख लिया है। उसके PYQ भी देख लिए हैं उनके, और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी देख लिए हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर था 15 नंबर चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वो भी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। उसकी एक समरी बची है हमारी करने वाली, और एक हमारे बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है इसके आगे वो बची है। उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हमारा एनसीईआरटी से हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करें, इसके कुछ PYQ करने हैं एंड क्या करें, कुछ MCQs करने हैं। मैं आपको बता चुकी पहले कि आपको हर एक चैप्टर की 200 क्वेश्चन लगानी है। साथ में एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करें, साथ में PYQ करने हैं। तो कुछ PYQ और कुछ MCQs मैं आपको अपने चैनल पे करवा दूँगी। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ आप अपने बेस पे सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। तो कल का लेक्चर रहेगा हमारा वो PYQ पे रहेगा। उसके बाद में जो एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो MCQs पे रहेगा। उसके बाद में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कम्प्लीटली हो जाएगा हमारा, और हमारी मुट्ठी में आ जाएगा कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि नीट 2026 में कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है एनसीईआरटी से तो वो हमारा रॉन्ग ना हो, ठीक है। तो ये कोशिश रहेगी हमारी कि हम उसे एकदम अच्छे से क्लियर करें। अब स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करते हैं समरी को कि क्या लिखा हुआ इसमें। देखो, अगर आपको आपने मेरा पहला लेक्चर पढ़ा तो देखा हो तो उसमें हमने क्या देखा था, डबल सर्कुलेशन को देखा था। उसके बाद में कुछ डिसऑर्डर थे और कुछ क्या थे देखे थे हमने, उसका रेगुलेशन कैसे होता है हार्ट की एक्टिविटी का वो देखा था। डबल सर्कुलेशन में हमने 2 सर्कुलेशन देखे थे, सिस्टमेटिक और पल्मोनरी जो होता है वो लंग्स और हार्ट के बीच में होगा, और जो सिस्टमेटिक होता है वो बॉडी ऑर्गन और हार्ट के बीच में होगा। वहीं पर हमने वेसल्स देखी थी कि क्या होती है, वेन होती है और क्या होती है, आर्टरी होती है। दोनों की दोनों 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फिर हमने डिसऑर्डर देखे थे, लाइक क्या हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, हार्ट फेल्योर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया जिसे हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और क्या देखा था, कैट देखा था, एथिलोस्क्लेरोसिस जिसका अदर नेम था। उसके साथ में देखा था कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है और साथ में जो क्या एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, हमारी हार्ट की एक्टिविटी को इफेक्ट करते थे। वैसे तो हार्ट की जो एक्टिविटी का रेगुलेशन है वो ऑटो रेगुलेटेड होता है। हार्ट मायोजेनिक हार्ट है ह्यूमन का, ऑटो रेगुलेटेड होता है। एसए नोड्स होती है वो खुद से क्या करती है, इम्पल्स को जनरेट करती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। बट क्या होता है कि कुछ मतलब इफेक्ट पड़ता है, वो किसका पड़ता है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा वाले पार्ट का, और हमारी मेडुलरी एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन वो क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। अब समरी देखते हैं क्या है, एनसीईआरटी ओपन कर लोगे से बच्चे। वर्टिब्रेट सर्कुलेट ब्लड, ठीक है। वर्टिब्रेट क्या करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। वर्टिब्रेट सर्कुलेट ब्लड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में भी कैसा टिश्यू है बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है बच्चों, वो फ्लूइड होती है। इन दियर बॉडी, ओके, टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सबस्टेंस टू द सेल्स एंड टू कैरी वेस्ट सबस्टेंस फ्रॉम देयर। सेल के लिए जो एसेंशियल सबस्टेंस है वो तो प्रोवाइड करना, और सेल से जो हार्मफुल सबस्टेंस है उनको बाहर निकालने के लिए क्या करता है, ब्लड हमारी हेल्प करता है। अनदर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, जिससे दूसरा नाम के टिश्यू फ्लूइड है, इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सबस्टेंस। उसके साथ में एक दूसरे फ्लूइड का नाम क्या ध्यान है बच्चों, हमें ध्यान रखना लिम्फ, और उसका दूसरा नाम क्या बच्चों, टिश्यू फ्लूइड है। ये भी क्या करता है बच्चों, हेल्प करते हैं किसमें, सबस्टेंस के ट्रांसपोर्ट में। ये अदर फ्लूइड हो गया, ओके मैम। ये बात तो हमने एनसीईआरटी का जो चैप्टर हुआ था उसमें भी लिखी हुई है। आगे तो क्या लिखा हुआ है, ब्लड कंप्राइजेज ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। एक फ्लूइड मैट्रिक्स होगी जिसका नाम प्लाज्मा होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। रेड ब्लड सेल्स RBCs, और उसका दूसरा नाम क्या, फैंसी नाम है इरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स WBC का फैंसी नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। वहीं पे प्लेटलेट्स का फैंसी नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ये इनके फैंसी नाम है, यानी फैंसी नाम मतलब समझो कि साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्म एलिमेंट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं। ब्लड ऑफ ह्यूमन आर ग्रुप इनटू, कितने ग्रुप में डिवाइड किया हमने, 4 ग्रुप है, A है, B है, AB है और O है। सिस्टम बेस्ड ऑन द, ये किस पे बेस है, सिस्टम में देखा था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन A और B। RBC की जो सरफेस है उसके ऊपर अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप A होगा। RBC की सरफेस के अगर ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B होगा। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप AB होगा। तो इसके बेस पे क्या हमने डिवाइड किया किसको, ब्लड ग्रुप को AB एंड O में, ठीक है मैम। अनदर ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो डन, एक अनदर ब्लड ग्रुपिंग भी देखी थी हमने, कौन सी, RH फैक्टर पे बेस थी। अनदर ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो डन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर एंटीजन कॉल्ड रीसस फैक्टर ऑन द सरफेस ऑफ RBC। अगर RBC की सरफेस के ऊपर यहाँ पे RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उस बंदे का ब्लड कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। और अगर RBC की सरफेस के ऊपर RH एंटीजन एब्सेंट है, कि मान लो ये RBC है और सॉरी ये RBC गलत बन गई, मान लो ये RBC है और इस RBC की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या कैसा ब्लड ग्रुप होगा, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो इसके बेस पे भी हमने क्या किया, ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया, ओके मैम। आगे क्या लिखो है देखो, द स्पेस बिटवीन सेल्स इन द टिश्यू कंटेन ए फ्लूइड
डिराइव फ्रॉम ब्लड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। हमने देखा था कि जो सेल होती है, मतलब जो टिश्यू है उसके अंदर क्या होगी, सेल होगी। कैपिलरी आई, कैपिलरी से बाहर क्या निकल जाएगा, फ्लूइड बाहर निकलेगा, प्लाज्मा बाहर निकलेगा। प्लाज्मा में जो होंगे प्रोटीन नहीं आ सकते, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बट इसमें क्या आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, ग्लूकोज आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो वो फ्लूइड जो सेल्स के बीच में आ गया है टिश्यू के अंदर, उसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। कहाँ गया, कोल्ड टिश्यू फ्लूइड। ओके मैम। This fluid called lymph is almost similar to blood except for the protein content and the formed elements. लिम्फ बोलते हैं जब हम इसे जब ये कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है। इसके अंदर क्या नहीं होगा बच्चों, ये तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होंगे। ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, लिम्फ के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होंगे, और साथ में क्या नहीं होगा, प्रोटीन कंटेंट नहीं होगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है। लिम्फ और अगर ब्लड के बीच में डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस आपको क्या बताना है कि मैम जो ब्लड है उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, लिम्फ में फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है, यानी लिम्फोसाइट होते हैं, आरबीसी नहीं होते। वहीं पे मैम जो लिम्फ और जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है मैम, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी होते हैं, लिम्फ में वो नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। ऑल वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें था बच्चों, एनलिडा में था और कोर्डेटा में था। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ठीक है, हार्ट आएगा। ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड फ्लूइड ब्लड, ब्लड आएगा। हार्ट हैज़ ऑल्सो 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन का। कार्डिक मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, 70 से 75 पर मिनट, एंड देयरफॉर इट सेट्स द पेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हैंस इट इज कॉल्ड द पेस मेकर। अगर ये क्वेश्चन एसेशन रीजन में आ जाए कि हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं, उसका रीज़न क्या होगा, ऐसे नोड को पेस मेकर बोलने का रीज़न ये होगा बच्चों, क्योंकि क्या करते हैं जो ऐसे नोड है वो सेट करता है पेस, किसकी पेस सेट करता है, किसकी रेट सेट करता है, हार्ट की एक्टिविटी की। पेस का मतलब होता है रेट, पेस का मतलब क्या होता है बच्चों, रेट। हार्ट की एक्टिविटी की जो रेट है उसे सेट कौन करता है, ऐसे नोड करता है, इसलिए हमने ऐसे नोड को क्या बोला, पेस मेकर बोला। ये बात तो हमने चैप्टर में जब पढ़ी थी आगे एनसीईआरटी में, वहाँ पे भी लिखी है, ठीक है मैम। आगे क्या लिखा हुआ है, the action potential causes the atria and the action potential causes the atria and then ventricle to undergo contraction। पहले सिस्टोल होगा, followed by the relaxation, फिर डायस्टोल होगा। the systole forces the blood to move from atria to ventricles and to pulmonary artery the aorta। हमने एक सीक्वेंस देखा था ब्लड का, पहले एट्रिया में आएगा, फिर वेंट्रिकल्स में जाएगा, वेंट्रिकल से काम पे जाएगा, आर्टरी में जाएगा। आर्टरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी हो गया, फिर एओर्टा होगी। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है किसका, ब्लड के फ्लो करने का। द कार्डिक साइकिल इज फॉर्म्ड बाय द सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड एंड इज ऑल्सो कार्डिक साइकिल। यस मैम। एक मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है बच्चों, 72 बार धड़कता है। तो उसके अंदर हर हार्ट बीट की मत बोल सकते हैं हम, जो रेट होती है उसमें हर बार क्या होता है, कार्डिक साइकिल रिपीट होता है। तो इसलिए हमने क्या बोला, ये साइकिल रिपीट होता है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोल दिया। ए हेल्दी पर्सन शो 72 साइकिल, मैंने बताया कितने साइकिल होते हैं एक मिनट में, 72 साइकिल होते हैं। अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल एंड इट इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम बीट वॉल्यूम। ये बात ध्यान रखनी, इसको आप अंडरलाइन कर लोगे। अभी तक जो अंडरलाइन करने वाली बात आई है वो यही है कि स्ट्रोक वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है, बीट वॉल्यूम है। अगर एग्जामिनर ने इसको स्ट्रोक वॉल्यूम की जगह बीट वॉल्यूम दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम तो आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट बीट वॉल्यूम एनसीईआरटी ने टर्म नहीं दी। तो आप इसे हाईलाइट कर लोगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम और बीट वॉल्यूम एक ही बात है। और एक कार्डिक साइकिल के अंदर जो हमारा वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करे उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। फिर बीट रेट बोलते हैं, बीट वॉल्यूम बोलते हैं, सॉरी रेट नहीं, बीट वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका अमाउंट कितना होता है, 17 ml होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट अप्रॉक्स 5 लीटर। जब स्ट्रोक वॉल्यूम को मैं हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या जाएगा, कार्डिक आउटपुट आ जाएगा। और एक मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया वो क्या होता है, कार्डिक आउटपुट है। इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल हार्ट पर मिनट। एक मिनट के अंदर जो वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया ईच वेंट्रिकल ने, उससे हम क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। और ये किसका मल्टीप्लाई होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का, यानी फिर जिसे मैं बीट वॉल्यूम भी बोल सकती हूँ। और साथ में क्या होता है, हार्ट रेट का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है मैम। आगे क्या लिखा हुआ है, और इसकी अमाउंट कितनी होती है, 5 लीटर होती है। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम, किससे रिकॉर्ड करेंगे, ईसीजी से रिकॉर्ड करेंगे, हमने पढ़ा था। कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ है मशीन, हमें ध्यान रखना जिसके पीछे ग्राफ लगे वो मशीन है। एंड द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड, जो ग्राफ बना है, जो रिकॉर्डिंग हमने की है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। ये क्या ग्राफ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। विच इज़ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, यस मैम, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। हार्ट में कोई डिसऑर्डर हो गया, कोई बीमारी हो गई तो उसको हम किससे पता लगा सकते हैं, इसी से पता लगा सकते हैं। वी हैव ए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, यस बच्चों हमारे पास कैसा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन है। 2 सर्कुलेटरी पाथवे नेमली पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक आर प्रेजेंट। डबल सर्कुलेशन में हमने 2 पाथ देखे थे, पल्मोनरी था, सिस्टमेटिक था। द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्टेड बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द
राइट वेंट्रिकल। ये याद रख लो, ये बात एनसीईआरटी ने आगे नहीं लिखी हुई कि पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट कैसे होगा। देखो मैंने ये बहुत बड़ा डायग्राम बना लिया, आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तो खुद से ड्रॉ करो। पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगा राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ पंप करेगा? लंग्स में पंप करेगा। यहाँ पे मैंने लंग्स बना दिए। लंग्स से वो ब्लड प्योर होकर कहा लेफ्ट एट्रियम आएगा, क्योंकि मैं पता है प्योर ब्लड हमेशा लेफ्ट वाली साइड रहता है, इम्प्योर ब्लड हमेशा राइट वाली साइड रहता है। लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल को इसको पंप कर दिया बच्चों ऑर्गन के अंदर। यहाँ पे मैं ऑर्गन बनाई, तो ऑर्गन के अंदर इसने क्या करती है? पंप कर दिया। ऑर्गन से डीऑक्सीजेटेड ब्लड खाएगा बच्चों राइट एट्रियम के अंदर आएगा। ये डबल सर्कुलेशन है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है बच्चों? राइट वेंट्रिकल से होती है। ये बात आप, ये जो बातें मैं बता रही हूँ इनको हाईलाइट कर लो। क्वेश्चन बन गया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो बच्चों राइट वेंट्रिकल से होती है। राइट वेंट्रिकल कौन सा? हमें पता है राइट साइड है तो डीऑक्सीजेटेड ब्लड होगा। राइट वेंट्रिकल कौन सा ब्लड पंप करेगा? डीऑक्सीजेटेड ब्लड पंप करेगा। कौन सी वेसल के अंदर करेगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर करेगा। नाम आर्टरी बट कैरी क्या करिए? डीऑक्सीजेटेड ब्लड कैरी करिए। और कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स तक लेके जाएगी वो। वेयर इट इज ऑक्सीजेटेड, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीजेटेड हो जाएगा एंड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम, वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। तो अगर मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन का, पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसका मैं आपको अगर एक सीक्वेंस बताऊँ तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से लंग्स और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का सीक्वेंस हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से, एंडिंग कहाँ हुई? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है मैम। उसके बाद में जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? उसकी स्टार्टिंग हुई लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब एक बात दिमाग में बिठा लो कि मैम हम चाहे पल्मोनरी सर्कुलेशन हो चाहे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, दोनों की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? मैम दोनों की स्टार्टिंग होगी वेंट्रिकल से। अब ऑप्शन बना के देखा तो बस ये पता है कि स्टार्टिंग वेंट्रिकल से होगी। अभी खुद ध्यान रखो, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बॉडी से रिलेटेड है, नाम से पता चलता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग से रिलेटेड है, तो खुद ध्यान रखो कि जो वेंट्रिकल से स्टार्ट होगी मैम, ये इतना हम ध्यान रख लेंगे। अब ये ध्यान है कि राइट वेंट्रिकल से होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से, कौन सा किस में आएगा? तो खुद बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? एओर्टा निकलती है। और एओर्टा कहाँ लेके जाएगी? ब्लड को ऑर्गन तक लेके जाएगी। तो ऑर्गन किस में आएंगे? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आएंगे। और राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? लंग्स तक लेके जाएगी। लंग्स को बोलते क्या? प्लूरा वर्ड आता है किसके लिए? पल्मोनरी वर्ड आते हैं किसके? लंग्स के लिए आता है। तो ये बात ध्यान रखनी, माइंड में ऐसे सेट करो कि मैम दोनों सर्कुलेशन की स्टार्टिंग हमेशा वेंट्रिकल से होगी। स्टार्टिंग में हमेशा वेंट्रिकल से होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल है तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, राइट वेंट्रिकल है तो मैम पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखी माइंड। ओके मैम। द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट विद द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कौन सा ब्लड पंप करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा विच इज कैरी टू ऑल बॉडी टिश्यू एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम देयर इज कलेक्टेड बाय वेन्स एंड रिटर्न टू द राइट एट्रियम। अब इसका मैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का आपको बताऊँ एक सीक्वेंस। तो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन में गया, बॉडी ऑर्गन से वो खाएगा राइट एट्रियम में आएगा। तो ये किसका सीक्वेंस हो गया बच्चों? ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का सीक्वेंस हो गया। आप नीचे एनसीईआरटी में पे स्पेस है वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। थ्रो द हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। यस मैम, ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऐसे नोट होती है। इट्स फंक्शन कैन बी मोटेटेड बाय द न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म भी इसको क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है, मोटेट कर सकती है। और हार्मोनल भी। न्यूरल में क्या आएगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा आएगा। सेंटर कहाँ पे था? मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है। हार्मोनल में क्या आएगा? एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है वो क्या करेंगे? इसे अफेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा जो भी आज हमने ये समरी पढ़ी। इसमें जो मेन पॉइंट था जिसको आपको हाईलाइट करना था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप उसके अकॉर्डिंग करें तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको बाद में बेनिफिट होगा जब आप इसको दोबारा से पढ़ोगे। ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज, फटाफट से खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नेम द कंपोनेंट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कंपोनेंट के नाम लिखो। आरबीसी, फैंसी नाम इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी, फैंसी नाम ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स, फैंसी नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, लिख दिया। मेंशन वन मेजर फंक्शन ऑफ ईच देम। इनके फंक्शन मेंशन करने। आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, गैसियस ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? गैसियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म से, डिफेंस मैकेनिज्म। और वहीं पर प्लेटलेट्स कोकुलेशन में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, क्लॉटिंग में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई भी हार्ड नहीं ऐसी चीज़। जो बच्चे 11th क्लास के लिए बोर्ड नहीं, जैसे नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं 11th क्लास में, ऐसे बोर्ड तो होते हैं, जो स्कूलिंग कर रहे हैं तो वो ऐसे लिख के आएंगे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले देखो प्लाज्मा प्रोटीन थी कि थी? 3 थी। कौन सी थी? एल्ब्यूमिन थी, फाइब्रिनोजन थी। ऐसे आपको लिख के आना। मैं तो नॉर्मल चार्ट बना के लिख के आ सकते हो, आप चार्ट बना के लिख के आओगे तो इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनेशन पे। कौन सी थी? ग्लोबुलिन थी। ठीक है मैम। आपको पता है एल्ब्यूमिन क्या करेगा? ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा। फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करेगा? क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। वहीं पे जो ग्लोबुलिन है किस में हेल्प करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा, हम बोल सकते हैं। क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम वाला। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सीधा का सीधा उठ के आपके नीट में आ सकता है। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन थे
MCQs के ना कि थ्योरी बेस पे थी, उनके आने के चांसेस कम है, बट ये सीधा का सीधा उठ के आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इयोसिनोफिल, RBC, AB ग्रुप, प्लेटलेट, सिस्टोल, कोगुलेशन, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेजिस्ट इन्फेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, गैस ट्रांसपोर्ट। अभी हमने देखा था गैस ट्रांसपोर्ट किसका फंक्शन RBC का, तो बी का आएगा 5th ओके में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलते हैं। रजिस्ट इन्फेक्शन से कौन रजिस्ट करती है, हमने देखा था इयोसिनोफिल करती है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, सबसे कौन ले सकता है ब्लड, AB ग्रुप ले सकता है, AB में भी पॉजिटिव। और कोकुलेशन में कौन हेल्प करती है, प्लेटलेट्स हेल्प करती है। तो इनको ऐसे मैच कर लो, A का आ जाएगा 4th, यहाँ पे आप ऑप्शन लिख सकते हो ऐसे, A का 4th आ जाएगा, B का क्या आ जाएगा, A का 4th नहीं है, सॉरी A का क्या बचे, इयोसिनोफिल 3rd आ जाएगा, A का 3rd आएगा। बी का क्या आ जाएगा, RBC में गैस ट्रांसपोर्ट, बी का 5th आ जाएगा। ऐसे आप पूरा एक ऑप्शन मतलब खुद से लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो इसका, ठीक है। मैं आपको एक बस रफली तरीका बता रही हूँ आपको कैसे सोल्व करनी है, फटाफट से हम आंखों में से निकाल देते। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं छूटना नहीं चाहिए, मतलब पूरी NCERT वैसे पढ़ो ना जैसे कोई भी क्वेश्चन NCERT में से तो एटलीस्ट कर लगता हूँ। वाई डू वी कंसिडर ब्लड एज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को हमने कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, देखो कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में जोड़ना। तो ब्लड क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, और जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन उनको तो प्रोवाइड करता है सेल को, जो डीऑक्सीजेटेड मतलब जो CO2 हो गया, फिर जो हार्मफुल वेस्ट है उनको बाहर निकालते हैं। तो बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, अभी देखा था लिम्फ और ब्लड में, तो लिम्फ में क्या होगा, हमें सिर्फ WBC देखने को मिलेगा, वहीं पे ब्लड में WBC भी होगा, प्लेटलेट्स भी होगा, RBC होगा। लिम्फ का कलर कैसा होता है बच्चों, व्हाइट बोल सकते हैं, फिर कलरलेस बोलते हैं। ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। वहीं पे जो लिम्फ होता है बच्चों, वो क्या करता है, मतलब लिम्फ और ब्लड में और क्या डिफरेंस हो सकता है, लिम्फ में हमें प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलेंगे, वहीं पे ब्लड में हमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस बता सकते हो आप किसमें, लिम्फ और ब्लड में। वट इज मीन्ड बाई डबल सर्कुलेशन, वट इज सिग्निफिकेंट, डबल सर्कुलेशन का मीनिंग तो हमने देख लिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। इसका पूरा आप लिख सकते हो सिक्वेंस कैसे होता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। इसका सीक्वेंस लिख सकते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन से राइट एट्रियम में आएगा। पूरा मैंने भी डिस्कस किया था। इसका सिग्निफिकेंस क्या बच्चों, डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस है कि हमारे हार्ट के अंदर हमारा जो 4 चैम्बर हार्ट है उसमें कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड हमेशा राइट साइड में रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल पाती है। हमारा हार्ट इतना एफिशिएंटली वर्क करता है कि हमारे हर ऑर्गन को एफिशिएंटली ऑक्सीजन मिल पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है, जिससे कि क्या होता है हमारी बॉडी के फंक्शन अच्छे से होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है किसका, डबल सर्कुलेशन का। राइट डिफरेंस बिटवीन, वापस से डिफरेंस लिखना, ब्लड और लिम्फ अभी देखा था। ओपन और क्लोज सर्कुलेशन, ओपन में क्या होता है कि कोई कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होगी, क्लोज में कैपिलरी प्रेजेंट होगी। ओपन में क्या होगा, ऑर्गन जो है वो ब्लड के अंदर डूबे रहेंगे, क्लोज में ऑर्गन डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आते। ओपन को रेगुलेट करना कम ईजी होता है, क्लोज को रेगुलेट करना ईजी होता है। ओपन का जो मतलब हम बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर का जो रेट होता है वो कम होता है, वहीं पे क्लोज में क्या होता है ज़्यादा होता है। और फिर ओपन की एग्जाम्पल देना क्या था, आर्थ्रोपोडा था, मोलस्का था, और क्लोज की एग्जाम्पल क्या थे, एनिलिडा था और कोर्डेटा था। सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट का कॉन्टैक्ट करना, वहीं पे डायस्टोल का मतलब होता है इसका रिलैक्स करना। पी वेव किसको शो करती है, पी वेव शो करती है एट्रिया के डीपोलराइजेशन को, वहीं पे जो टी वेव है किसको शो करती है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को। ये पूरे ECG तो हमने पूरे अच्छे से देखा था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी स्टेज इन द पैटर्न ऑफ हार्ट अमंग द वर्टिब्रेट, पहले फिशेज है, फिर रेप्टेलियन और एम्फीबियंस है, फिर बर्ड और मैमल्स है, ठीक है। फिश में 2 चैम्बर हार्ट था, पूरा वो लिखना है, 2 चैम्बर होता है, एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इसमें क्या करती है जो फिश है, जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है गिल्स के पास में, गिल्स प्योर करके ऑर्गन को देती है, ऑर्गन से वापस कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। सिंगल सर्कुलेशन होता है इसमें। वहीं पे रेप्टिलियन और एम्फीबियन में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, और इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। वहीं पे बर्ड और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, इसमें सेक्शन क्या था, क्रोकोडाइल भी इसमें साथ में रखना है, और इसमें क्या होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ये पूरा हमने पढ़ा हुआ चैप्टर में अच्छे से, तो वहाँ से आप देखोगे, ठीक है। मैं फिर इतना पूरा डिटेल में नहीं बता रही, फिर आप बोलोगे कि मैम आप टाइम वेस्ट होते हो, पढ़ाई हुई चीज़ वापस से पढ़ाई, तो इसलिए आप वो लेक्चर देखो जो मैंने जिसमें पहले ये पूरा डिस्क्राइब किया अच्छे से। वाई डू वी कॉल अवर हार्ट इज मायोजेनिक, हार्ट मायोजेनिक क्यों है, क्योंकि हार्ट के अंदर ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू है। ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू का नाम क्या बच्चों, नोडल टिश्यू, उसका नाम हमें देखा था, नोडल टिश्यू। और ये टिश्यू क्या करता है, इसमें क्या होता है, ऐसी नोड होती है जो क्या करती है, खुद से सेल्फ क्या करती है, इंपल्स जनरेट करती है, सेल्फ क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा हार्ट कॉन्टैक्ट करता है, हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, पंपिंग होती है ब्लड की। तो इसलिए हमने हार्ट क्या बोला बच्चों, मायोजेनिक बोला, ठीक है मैम। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, साइनोएटेड नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर। ये हमने से पेसमेकर बोलता अवर हार्ट वाई, अभी देखा था साइनोएटेड नोड को पेसमेकर बोलने का रीज़न ही था क्योंकि ये हमारी हार्ट की जो
एक्टिविटी है उसकी पेस डिसाइड करती है, कितनी होती है 72 टाइम पर मिनट होती है। सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करती है, एस एन ओ जनरेट करती है, कितनी 70 से 75 टाइम पर मिनट। तो इसलिए हमने एस एन ओ क्या बोला बच्चों, पेस मेकर बोला, क्योंकि हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी है उसका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो किससे डिसाइड होता है, किसके इम्पल्स के जनरेशन से डिसाइड होता है, एस एन ओ के जनरेशन से। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल इन द फंक्शन ऑफ हार्ट। देखो हमने देखा कि जो हमारा हार्ट है, बच्चों हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। राइट एट्रियम के राइट अपर कोने पे क्या होता है, एस नोड होती है। एस नोड जब इम्पल्स जनरेट करेगा तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर हमारे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो एट्रियो वेंट्रिकल नोड होती है कहाँ पे, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। वो क्या करेगी, एवी बंडल को ट्रांसफर करेगी किसको, इम्पल्स को, और फिर आगे क्या करेगी, बंडल ब्रांचेज और आगे पुरकिंजे फाइबर को। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स के ट्रांसफर में कौन हेल्प करेगा, एवी नोड करेगी और एवी बंडल करेगा। इसलिए क्या इनका सिग्निफिकेंस है कि इसमें हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, हार्ट के कौन से चैम्बर के कॉन्ट्रैक्शन में, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, एवी नोड और एंट्रीवेंट्रिकल बंडल के जो ऐसे नोड ने जो इम्पल्स का जनरेशन किया उनके ट्रांसफर करने की वजह से होता है। ठीक है, डिफाइन ए कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल क्या होता है, डिफाइन ए कार्डिक साइकिल एंड कार्डिक आउटपुट। कार्डिक साइकिल और कार्डिक आउटपुट को क्या करना है हमें डिफाइन। देखो कार्डिक आउटपुट तो क्या था बच्चों, कार्डिक आउटपुट का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर पहले डेफिनेशन लिख देना। 1 मिनट के अंदर ईच वेंट्रिकल है हमारे, 1 मिनट के अंदर ईच वेंट्रिकल है हमारे जितना ब्लड पंप किया वो क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है, जिसकी अमाउंट होती है 5 लीटर होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर जिसे बीट वॉल्यूम बोलते हैं, गुना में क्या करना है, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करना है। वहीं पे जो कार्डिक साइकिल होता है कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर नहीं, एक साइकिल के अंदर, 1 मिनट रुको, कार्डिक साइकिल क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है 72 टाइम पर मिनट क्या करता है, धड़कता है। तो 72 टाइम पर मिनट धड़कता है, तो कार्डिक साइकिल कितने चलेंगे हमारे हार्ट के अंदर, 72 टाइम चलेंगे। तो एक बार जो हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन की, एक बार जो हार्ट ने डायस्टोल की, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कार्डिक साइकिल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इसकी डेफिनेशन हमने समरी में बहुत अच्छे से देखी थी। ये रहा कार्डिक आउटपुट, देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय आउट ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। ये बताया 1 मिनट के अंदर ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड को पंप किया, वही क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है। और यहाँ तक भी पूरा लिख दोगे। वहीं भी हमें देखना है क्या, कार्डिक साइकिल, ये देखो कार्डिक साइकिल इज फॉर्म्ड बाय सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिक रिपीटेड एंड इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। जो एक साइकिल के अंदर बार बार रिपीटेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। और ये कितना था मैंने बताया था, 72 टाइम क्या होता है, पर मिनट होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। ये क्या पूछा, एक्सप्लेन हार्ट साउंड। हार्ट साउंड 2 होती है, लब होती है, डब होती है। ठीक है, हमेशा गेट के क्लोज होने पे साउंड आएगी, ओपन होने पे कोई साउंड आएगी। लब जो होती है वो एट्रियोवेंट्रिकल नोड के क्लोज, एंटीवेंट्रिकल नोड, एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा नहीं बच्चों, एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व, दिमाग मेरा भी काम नहीं करा। एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व यानी बच्चों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, इनके क्लोज होने पे आती है। ठीक है, वहीं पे जो डब साउंड है वो सेमी ल्यूनार वाल्व के क्लोज होने पे आती है। ठीक है, वाल्व के क्लोज होने पे हमेशा साउंड आएगी, कभी भी ओपन होने पे साउंड नहीं आएगी। आप इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, आप लिख सकते हो अच्छे से। ओके मैम, ड्रॉ स्टैंडर्ड ईसीजी। आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी बनानी है, पहले से पी वेव होती है, फिर क्या होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, फिर क्या होता है टी वेव आती है। द एक्सप्लेन द डिफरेंट सेगमेंट इन इट, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और क्या जाएगा, टी वेव आ जाएगा। पी वेव तो क्या कहते हैं, एट्रिया का डीपोलराइजेशन दिखाता है, जिससे एट्रिया का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है मैम, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो किसको दिखाता है, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को दिखाता है, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर सिस्टोल होगा। वहीं पे जो टी वेव है वो वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन को दिखाता है, जिससे वेंट्रिकल के होंगे, रिलैक्स होंगे। ये पूरा हमने स्टैंडर्ड ईसीजी पढ़ी हुई है, 3 लीड लगानी पड़ती है, दोनों रिस्ट पे होती है और एक लेफ्ट एंकल पे होती है। ये पूरी हमने ईसीजी पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन एक बार अच्छे से बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको लिखना है इनको अपनी लैंग्वेज में। जब आप 11th क्लास से अगर वो एग्जाम दोगे छोड़ के, तो अपनी लैंग्वेज में लिख के आना इनको। और जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर करे तो कहाँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपके सामने रखा। एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन में 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट होकर आपके पेपर में आ सकते हैं, नीट के एग्जाम से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों आप सभी का कि आपने अपना इतना कीमती टाइम जो है, बच्चे प्रिपेयर कर रहे, इतने बच्चों के पास टाइम नहीं होता, फिर भी आपने इतना टाइम कीमती मुझे दिया। ठीक है, हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बस हमेशा हंसते रहो, पढ़ाई करो तो मस्ती से करो, ऐसे एक बोझ लेके पढ़ाई मत करो कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ठीक है, मस्ती से पढ़ो, पढ़ाई भी करो, एंजॉयमेंट भी करो लाइफ में। ठीक है, थैंक यू।